हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। इससे पहले मैंने आपको भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है और भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। उसके बाद आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चौथा, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले मैं आपको मूल अधिकारों के संदर्भ में अवगत कराऊं कि भारत के संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। यानी जो पहला भाग है वो राज्य से संबंधित है, संघ राज्यों से संबंधित है, दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है और तीसरा भाग, भारतीय संविधान का जो तीसरा भाग है वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। और भारत ने मूल अधिकारों की अवधारणा को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। जैसा मैंने आपको भारत के संविधान की विशेषताओं में बताया है कि भारत देश का संविधान विभिन्न देशों के संविधानों से कुछ ना कुछ ग्रहण करके बनाया हुआ है। उसी क्रम में मूल अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। यानी संविधान के भाग 3 को जो मूल अधिकारों से संबंधित है वो भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है, जो बिल्कुल उचित प्रतीत होता है। इसमें एक विस्तृत एवं लंबी सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसलिए संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपसे कोई प्रश्न पूछे कि मैग्ना कार्टा क्या है, तो मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया। यह नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था जो मैग्ना कार्टा कहलाता है। यानी नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित जो पहला लिखित प्रपत्र था वो मैग्ना कार्टा कहलाता है, जो 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों से क्या तात्पर्य है, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट्स। मैं आपको सर्वप्रथम ये बताऊं कि मूल अधिकार किसे कहते हैं। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श की उन्नति से है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। यह अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करते हैं। पारिभाषिक दृष्टि से ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए नितांत अनिवार्य और मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ऐसे अधिकार मूल अधिकार कहलाते हैं। अर्थात मूल अधिकार नागरिकों के जीवन के लिए मौलिक है, नागरिकों के जीवन के लिए नितांत आवश्यक और अनिवार्य है और जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया है और जिनमें राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ऐसे अधिकार मूल अधिकार कहलाते हैं। व्यक्ति के इन अधिकारों को निम्न आधार पर मूल अधिकार कहा जाता है। यानी व्यक्ति के जो ये अधिकार हैं इनको मूल अधिकार किन आधारों पर कहा जाता है, तो पहला है ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। चाहे व्यक्ति का भौतिक, बौद्धिक
नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास हो, इन समस्त चहुमुखी विकास के लिए मूल अधिकारों की आवश्यकता होती है। इसलिए इन मूल अधिकारों को इस आधार पर मौलिक अधिकार कहा जाता है। दूसरा है, यानी पहले के संदर्भ में कहूँ कि बिना अधिकारों के व्यक्ति का चहुमुखी विकास नहीं हो सकता। चाहे व्यक्ति का भौतिक विकास हो, चाहे नैतिक विकास हो, चाहे बौद्धिक विकास हो, चाहे आध्यात्मिक विकास हो, ये विकास व्यक्ति को अधिकारों के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए मूल अधिकार आवश्यक है। दूसरा है, इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। इसका तात्पर्य यह है कि इन मूल अधिकारों को संविधान द्वारा सुरक्षा की गारंटी प्रदान की गई है, अर्थात मूल अधिकारों में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर व्यक्ति के मूल अधिकारों में हस्तक्षेप किया जाता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण में ले सकता है और न्यायालय व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तीसरा है, मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अर्थात मूल अधिकार अनुलंघनीय है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या बहुमत दल द्वारा उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। यानी चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे कानून निर्मात्री संस्था हो, चाहे कानून को लागू करने वाली संस्था हो, इनके द्वारा भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। चौथा मूल कारण है, मूल अधिकार जस्टिसेबल है, न्याय योग्य है। न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। इसलिए मूल अधिकार न्याय योग्य होने के कारण भी इसको मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है, अर्थात इस आधार पर भी व्यक्ति के इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो ये 4 बातें थी जिनके आधार पर व्यक्ति के अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। पहला, व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए। दूसरा, संविधान द्वारा इनकी सुरक्षा और इनकी गारंटी प्रदान की गई है। तीसरा, मूल अधिकार अनुलंघनीय है। और चौथा, मूल अधिकार जस्टिसेबल है, न्याय योग्य है। इसलिए इन आधारों पर इन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। आगे है मूल अधिकारों की विशेषताएं। पहली विशेषता है, मूल अधिकार सीमित नहीं है लेकिन वाद्य योग्य होते हैं। राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, हालांकि ये कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। इसका तात्पर्य यह है कि मूल अधिकार असीमित नहीं है, सीमित प्रदान किए गए हैं लेकिन वाद योग्य होते हैं। राज्य इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, अर्थात वैसे तो सामान्य परिस्थितियों में तो राज्य व्यक्ति के मूल अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन आवश्यकता होने पर या आपातकालीन स्थिति में व्यक्ति के मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, उनको कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। यह आगे जब मूल अधिकारों का वर्णन आएगा तो मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए मूल अधिकारों की पहली विशेषता है कि मूल अधिकार असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य हैं, अर्थात अगर इनका अतिक्रमण होता है तो ये न्यायालय इस बात का निर्णय करेगा कि जो राज्य द्वारा व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं वे सही है या नहीं, इस बात का निर्णय अदालत करेगी। दूसरा है, मूल अधिकार निषेधात्मक है, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित। मतलब मूल अधिकार जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक होते हैं, वैसे ही मूल अधिकार निषेधात्मक होते हैं कि राज्य
के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित होते हैं। कुछ मूल अधिकार सकारात्मक भी होते हैं, जैसे व्यक्ति के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान करना। तो ये भी मूल अधिकारों की एक विशेषता थी कि मूल अधिकार निषेधात्मक भी होते हैं। निषेधात्मक का मतलब होता है कि राज्य के द्वारा व्यक्ति के मूल अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सकारात्मक इसलिए है क्योंकि व्यक्तियों के लिए संविधान द्वारा अधिकारों के माध्यम से व्यक्तियों को विशेष सुविधा का प्रावधान किया गया है। चौथा है, मूल अधिकार न्यायोचित हैं। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देता है जब भी इसका उल्लंघन होता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है या मेरे मूल अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति माननीय न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायालय व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है। पांचवा है, इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों की सुरक्षा और गारंटी की व्यवस्था प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके द्वारा न्यायालय विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा हैं, इन याचिकाओं के माध्यम से उच्चतम न्यायालय व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, व्यक्ति के अधिकारों की गारंटी देता है, सुरक्षा की गारंटी देता है। छठा है, ये स्थायी नहीं है। संसद इनमें कमी या कटौती कर सकती है, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम के तहत न कि साधारण बहुमत द्वारा। इसका तात्पर्य यह है कि मूल अधिकार परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। संसद इसमें कमी या कटौती कर सकती है विशेष परिस्थितियों में, लेकिन इनमें संशोधन जो होगा या इनमें जो कटौती के लिए संशोधन होगा वो 2/3 बहुमत से ही होगा, न कि साधारण बहुमत द्वारा। सातवां है, आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 में प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित, सस्पेंड किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत के संविधान में जब आपातकाल का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के तहत अगर भारत देश में आपातकाल की घोषणा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अधिकारों को कुछ समय के लिए निलंबित, सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अर्थात अनुच्छेद 20 और 21 व्यक्ति को आपातकाल में भी अधिकार प्राप्त होंगे। जीवन जीने का अधिकार और आवास का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 20 और 21 में किया गया है, तो व्यक्ति को जीने का अधिकार तो आपातकाल में भी होगा। इसलिए आपातकाल में इन अधिकारों को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। ये भी मूल अधिकारों की विशेषता है। अनुच्छेद 31 के संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा द्वारा इनके क्रियान्वयन की सीमाएं हैं। अनुच्छेद 31 ख में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण नवी अनुसूची में शामिल किया गया है एवं अनुच्छेद 31 ग कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति आदि है। नवी विशेषता है सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है, संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है
इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 33 में किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 33 में यह प्रावधान है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है। 10वीं विशेषता है, ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून हो, जहां सैन्य शासन हो, जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 34 में किया गया है। यह राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है। अर्थात अनुच्छेद 34 में यह प्रावधान किया गया है कि इनका क्रियान्वयन वहाँ रोका जा सकता है जहाँ सैन्य शासन लागू है। 11वीं विशेषता है, इनमें से ज़्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि विधानमंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण देश में एक रूपता बनी रहे। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 35 में किया गया है कि इसमें से ज़्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं, जबकि कुछ कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। तो ये मूल अधिकारों की विशेषताएं थी। इसके आगे कल। धन्यवाद।